हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है वर्क एंड एनर्जी। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है वर्क। डिफरेंट कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर वर्क, हाउ कैन वी मेज़र वर्क एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एंड मैनी मोर। फर्स्ट, व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर कोई एफर्ट्स लगाया जाए, कोई एफर्ट्स किस फॉर्म में, चाहे उसको पुश किया जाए या उसको पुल किया जाए, इसी एफर्ट को फोर्स बोला जाता है। फोर्स, इट इज़ एन एफर्ट विच इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो यही फोर्स, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक, वुड ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाया गया। फर्स्ट ये जो ब्लॉक है इस पोजीशन ए पर प्लेस किया गया है या यहाँ पर इसकी पोजीशन थी। जब फोर्स लगाया गया, सपोज एफ फोर्स इस पे अप्लाई किया गया और ये फोर्स लगाने पर ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है। सपोज ये पोजीशन बी पर पहुँच जाता है। तो जब ये पोजीशन बी पर पहुँच जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ ए से बी तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। फोर्स अप्लाई हुआ, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पे वर्क हो जाता है। बिल्कुल इजी है। अगर वर्क की डिफाइन की बात करें, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइज ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड। और जब बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाती है तब वर्क होता है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर वर्क, कि वर्क कब होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। फर्स्ट वन इज फोर्स मस्ट बी देयर। फोर्स मस्ट बी देयर। अगर फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तभी वहाँ पर वर्क पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज वर्क पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट एनी फोर्स। सेकंड, इफ डिस्प्लेसमेंट इज देयर। डिस्प्लेसमेंट इज देयर मीन्स अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे अभी इस एग्जांपल में हमने किया, वुडन ब्लॉक अपनी पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट कर गया, कुछ ना कुछ पोजीशन डिस्प्लेस की है उसने, चेंज की है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तभी वर्क होगा। सिर्फ फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ तब भी वर्क पॉसिबल नहीं है। वर्क को कैसे मेज़र किया जा सकता है, वर्क कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्क कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, मींस जो एसेंशियल कंडीशंस है, एक तो फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहीं से ही हमें आंसर मिलेगा कि वर्क कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो है, वर्क डिपेंड करता है फोर्स पर, मींस अगर फोर्स लगाया जाएगा तभी जो है वर्क डन हो पाएगा। सेकंड, वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट, और एक अदर फैक्टर होता है थीटा, दैट इज एंगल। इट इज़ द एंगल दैट फॉर्म्ड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है, जब इन टर्म्स को कंबाइन किया गया तो वर्क के मेजरमेंट का आंसर मिलेगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई पुश है या पुल है, चाहे उसको पुश किया जा सकता है या उसको पुल करें तब भी तो वो डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से। और एस है यहाँ पर जो डिस्प्लेस हुआ है, कि कितनी पोजीशन उसने चेंज की, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, ये पोजीशन कितनी चेंज की गई है। यहाँ इन दोनों के प्रोडक्ट से बनता है वर्क। थीटा का क्या यूज़ है, थीटा का फर्दर अभी एक्सप्लेनेशन की जाएगी, उसमें यूज़ रहेगा कि थीटा क्या है। थीटा भी एक फैक्टर है जिस पे वर्क डिपेंड करता है और इसी से ही हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटीज़ आ रही हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हमने एक वीडियो में बात की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप देखना। वर्क ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, फोर्स भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ जो मेज़रमेंट के लिए यूज़ होती हैं और उनको उनका ही यूज़ करके फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अभी के लिए जस्ट हम बात कर रहे हैं इन क्वांटिटीज़ के सिंबल की और उनके यूज़ की। इनकी एक्सप्लेनेशन, वर्क की तो एक्सप्लेनेशन अभी हो जाएगी इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनके एक्सप्लेनेशन के लिए किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट्स ऑफ वर्क, एज वी नो, फॉर्मूला फॉर वर्क इज
F इंटू एस, वर्क के लिए फॉर्मूला है F इंटू एस। फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, और सेकंड कोई भी पुश या पुल किया जाए उसको फोर्स बोला जाता है। तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, इसके कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे मेज़र किया जा रहा है, उसके कुछ ना कुछ यूनिट्स जरूर होते हैं। तो फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ टाइप, ये एक ऐसा है पार्ट है किसका, चाहे लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मीन्स एक लेंथ है, ये एक डिस्टेंस की बात की गई है। तो डिस्प्लेसमेंट इसके यूनिट्स होंगे मीटर। तो यहाँ पर वर्क के यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन मीटर। और ये कौन से यूनिट हैं, दिस इज एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है। और इसी का ही अदर नेम, अगर कभी एसआई यूनिट लिखने हैं फॉर वर्क, जाउल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर देम, जाउल भी यूज़ किया जाता है। एसआई यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट ऐसे यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनली यूज़ किए जाते हैं और जो किसी लार्जर मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, स्मॉलर के लिए नहीं। वेरी कोई लार्ज डिस्टेंस है तो उसके लिए थोड़ा हायर यूनिट्स अलग होते हैं, बट स्मॉलर के लिए सीजीएस आते हैं। तो एसआई जो है एक स्टैंडर्ड है कि ना तो बहुत लार्जर है ना बहुत स्मॉलर है, एवरेज जो है सबसे ज़्यादा एसआई यूनिट यूज़ किए जाते हैं। सीजीएस यूनिट्स की बात की जाए तो न्यूटन फोर्स के लिए सीजीएस यूनिट्स डायंस होते हैं, मीटर के लिए सेंटीमीटर। तो वर्क के लिए सीजीएस यूनिट्स बन जाते हैं डायंस सेंटीमीटर। इसी का अदर नेम होता है अर्ग्स, ERGS। ये हो गए वर्क के लिए डिफरेंट यूनिट्स। यहीं से एक रिलेशन आती है, रिलेशन बिटवीन जाउल एंड अर्ग्स, रिलेशन बिटवीन जाउल एंड अर्ग्स। As we know, 1 joule is Newton meter. 1 joule is equals to Newton meter. And 1 Newton is equals to how many dynes? It is 10 raised to power 5 dynes. And 1 meter equal to how many centimeter? It is 100 centimeter. 1 न्यूटन में 10 raised to power 5 डायंस होते हैं या 1 लाख डायंस होते हैं, ये वैल्यू है पर्टिकुलर। मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ रिलेशंस हैं, इसके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था, बताया गया था, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी के लिए जस्ट ये इसकी वैल्यू है 1 न्यूटन 10 raised to power 5 डायंस, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। जब कंबाइन किया गया इट इज़ 1 जाउल इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग्स, क्योंकि 1 ये न्यूटन सेंटीमीटर क्या होते हैं, अर्ग्स यूनिट है सीजीएस में वर्क के। तो 1 जाउल आ जाता है 10 raised to power 7 अर्ग्स। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ वर्क, दैट इज जाउल एंड अर्ग्स। जाउल और अर्ग्स में रिलेशन है जो वर्क के यूनिट्स हैं। यस, नेक्स्ट इज डिफाइन 1 जाउल। जो एसआई यूनिट है वर्क के जाउल, उसको अगर उसकी डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज 1 जाउल या डिफाइन 1 जाउल क्या होता है। अगर वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं W इक्वल्स टू F इंटू एस, यहाँ पे ये इंटू जो है मल्टीप्लाई है, और पहले जो लिखा था F क्रॉस S, उसका मीनिंग भी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो W इक्वल टू F इंटू एस। अगर वर्क जो है 1 जाउल कब होगा, फोर्स अगर 1 न्यूटन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर, यहाँ से ही डिफाइन कब हो जाएगी। कभी भी अगर एसआई यूनिट जो भी है किसी भी क्वांटिटी के, उसको डिफाइन करना है, बिल्कुल इजी है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के जितनी भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स लिख लो और सभी की वैल्यू 1 कर दो। जैसे अभी हमने पहले भी एक वीडियो में किया था, चार्ज से रिलेटेड था, करंट से रिलेटेड था, एम्पियर की डिफाइन थी, तो यहाँ पर जाउल की डिफाइन है। कैसे, अगर फोर्स 1 न्यूटन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाती है, तब जो वर्क होगा दैट इज़ 1 जाउल। वेरी इजी डिफाइन। व्हेन अ फोर्स कितना, उसकी वैल्यू कितनी, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, और अगर ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, देन देयर विल बी 1 जाउल ऑफ वर्क, वहाँ पे 1 जाउल वर्क हो जाएगा। अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, और यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट कर जाता है A पोजीशन से B पोजीशन पर, और 1 मीटर शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ से जो भी वर्क होगा दैट विल बी 1 जाउल। 1 जाउल की डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है व्हेन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन
बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे यहाँ पर हो रहा है सिंपल कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया और इसी डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो इसके लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, फर्स्ट के लिए रिजल्ट आएगा F इंटू एस, जो अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड केस आता है व्हेन बॉडी मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा कब होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया इस टाइप से और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तब वो होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके लिए क्या होगा, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात की जाएगी या फ्रिक्शन की बात की जाएगी। अब फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे हमने बताया है, डिस्कस किया है अभी, फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया गया और वो डिस्प्लेस हो गया, तो जो भी एफर्ट लगाया गया दैट इज़ फोर्स। बट क्या कंडीशन है कि फोर्स लगाया जाए और उसके बाद जैसे कोई बॉल है, अगर उसको फोर्स लगाया जाए वो मूव कर जाती है, बट कुछ डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो जाती है। रीज़न है क्योंकि वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स प्रेजेंट है। अपोजिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन ही है, इसको फ्रिक्शन भी बोला जाता है या फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। तो ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो एक्चुअल फोर्स को अपोज करता है। तो यहाँ पर अपोजिट फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो इधर से भी फोर्स लगा है, दूसरी साइड जो है फ्रिक्शन वो ज़्यादा हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वापस इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जब भी फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तब इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये 2 तो हो गए बिल्कुल सिंपल, F इंटू एस, और इसके लिए आंसर आएगा -Fs। इसको अभी हम डिराइव भी करेंगे, आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आती है, अगर ना तो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट की किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या अपने ही ऑपोजिट इस टाइप से कुछ है, मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हो रहा है ना तो इस डायरेक्शन में हो रहा है कि वो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, ना ही उसके ऑपोजिट आ रहा है, बट किसी सर्टेन एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे अगर ये यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, बी पोजीशन तक वो शिफ्ट कर जाता है, बट वो किसी सर्टेन हाइट पे फोर्स जब लगाया गया, किसी हाइट से फोर्स लगाया गया, तब इतने चेंजेस आए उसमें। ये कैसे, इसके लिए देखते हैं अभी और एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्ट है अगर पोजीशन ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ है, बट फोर्स लगाया गया इस टाइप से किसी इस डायरेक्शन से। ऐसा कब होता है, जैसे कोई भी स्ट्रोलर है, कोई बैग है, वो किसी ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है, जब उसको हम पुल करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड के साथ कोई यहाँ पर लाइंग पोजीशन में उसको पुल कर रहा है, उसको सर्टेन हाइट से ही तो पुल किया जाता है। अब ये हाइट यहाँ पर, हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस पर, यहाँ पर 90 डिग्री बनाती होगी, तो यहाँ इस पॉइंट के जो परपेंडिकुलर होगा, जहाँ पर ये पहुँचा है ऑब्जेक्ट, जहाँ पर लास्ट में पहुँचा उसके परपेंडिकुलर जहाँ पर बनेगा उस डायरेक्शन से फोर्स लगाया गया था। कि ये कोई भी बैग है और यहाँ से इसको अगर हमने मूव करवाना है तो इसके हैंडल को इस टाइप से ऊपर से कहीं कैरी किया गया होगा, यहाँ से फोर्स नहीं लगेगा, ऊपर से फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है तभी ये मूव कर रहा है। चाहे इसके नीचे जो है टायर लगे हैं या कोई भी किसी भी रीज़न से ये पुल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स ग्राउंड की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं लगता, किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगता है कि ग्राउंड के साथ इतने एंगल पे सपोज फोर्स लगा हुआ है, इतने एंगल पे कि पर्सन यहाँ पर है, उसका हैंड यहाँ से है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, करते करते वो इस पोजीशन पे पहुँच गया, तो यहाँ तक इस पोजीशन तक हम मान सकते हैं कि यहाँ से फोर्स लगा है। तो अब ग्राउंड के साथ ये तो कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल है, कोई ग्राउंड फ्लोर तो नहीं है, क्योंकि ग्राउंड होता है तो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होती, इतनी हाइट से फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ इतना एंगुलर चेंज है। अब इससे डिफरेंट हमें रिजल्ट मिलेंगे। अभी हमने पहले बात की थी मेजरमेंट के लिए कि वर्क डन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता था, एक फोर्स, एक एस और एक थीटा। थीटा क्या है, ये वही थीटा है कि एक जब भी फोर्स लगाया जाए किसी सर्टेन एंगल पर तो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करें
पहले तो इसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ए बी, अगर अभी तक हमने एस सपोज किया था, इसको डिस्प्लेसमेंट है सिंपल, बट यहाँ से अगर ये कोई पॉइंट है और सी है सपोज, ए सी डिस्टेंस हमें नहीं पता, पहले ये फाइंड करना है। तो ये है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ 90 डिग्री बन रहा है वन एंगल, तो ये हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा है जो राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है, ए सी बी, ए सी बी। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, थीटा एंगल, हमें थीटा वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल गिवन है, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से फाइंड कर सकते हैं। ये बेस है, इसके ही रिस्पेक्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो बेस ये है और ये क्या हो गया इसके ऑपोजिट, हाइपोटेन्युअस। तो रेशियो क्या बन जाएगी यहाँ पर, थीटा एंगल है, बी और एच, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइपोटेन्युअस है यहाँ पर, हाइट नहीं है, हाइपोटेन्युअस। हाइट तो परपेंडिकुलर होती है। तो हाइपोटेन्युअस और बेस के लिए कौन सी रिलेशन होती है? ये तो कोस थीटा की रिलेशन होती है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कोस थीटा इज, इसकी रेशियो होती है बी बाई एच, कोस थीटा इज बी बाई एच। इट विल बिकम कोस थीटा बी, बी मीन्स ये साइड ए सी डिवाइड बाय ये एच, एच को ए बी लिख सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दिया जाएगा एस, क्योंकि अभी तक हम इसको डिस्प्लेसमेंट लिखते आए हैं। ये ए सी यहाँ एस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एस, कैपिटल एस है कॉस थीटा। ए सी की वैल्यू एस कॉस थीटा आ गई। ए सी क्या था? जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट माना था मीन्स कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है। जब ये ए सी डिस्प्लेसमेंट थी, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है F, वो तो सेम है, F फोर्स अप्लाई किया गया ऑब्जेक्ट पर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, S cos थीटा। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट बनेगा वर्क के लिए, दैट विल बी FS cos थीटा। FS तो पहले अभी तक कर रहे थे हम स्टडीज़ को, बट cos थीटा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। ये cos थीटा एक्स्ट्रा कब आएगा? जब भी किसी सर्टेन एंगल पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, किसी सर्टेन एंगल से फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो ये हमारा लास्ट रिजल्ट बन गया FS cos थीटा। अब इसी थीटा से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ बनेंगी। केस फर्स्ट बनता है इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा की अगर डिफरेंट वैल्यूज़ की बात की जाए, क्या क्या हो सकती हैं? 0, 90 एंड 180। ये थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और इन्हीं डिफरेंट वैल्यू से वर्क के हमें डिफरेंट टाइप्स के बारे में पता लगेगा कि वर्क कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव एंड कब ज़ीरो हो सकता है। तो फर्स्ट आता है केस 1, ये सारे मैंने ये तो टोटल लिख दिया। इसमें आगे यहाँ पर आता है केस 1, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ थीटा को 0 पुट कर देते हैं, देन कोस थीटा विल बी इक्वल टू 1 एंड वर्क विल बी इक्वल टू F इंटू एस। दिस इज पॉजिटिव वर्क, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आया और सिंपल वैल्यू आ रही है। दिस इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क की डिफाइन अगर आ जाती है तो क्या होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन वर्क विल बी पॉजिटिव। और वी कैन से व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाता है, तब वहाँ पर जो वर्क होगा दैट इज पॉजिटिव वर्क। सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। केस सेकेंड, थीटा अगर 90 डिग्री है देन इक्वेशन विल बी इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ अगर थीटा 90 है, cos थीटा cos 90 इक्वल टू 0, देन FS cos 90 F इंटू एस इंटू 0, आंसर विल बी 0, वर्क विल बी 0। व्हेन वर्क इज 0 इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क 0 हो जाएगा। ऐसा कब होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ग्राउंड है, इस टाइप से ये ग्राउंड फ्लोर है, इतनी जब ये एंगल था इतने एंगल पे, तब तो थीटा था। 90 डिग्री कब होगा? जब इसके ही परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाए। यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है यहाँ से,
और जब भी परपेंडिकुलर होता है तो वर्क पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि थीटा 90 आ गया और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क आ जाएगा 0। तो वर्क विल बी 0 इन केस ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा तब वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या, ऑब्जेक्ट पहले भी यही है बाद में भी यही है, तो वर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, दिस इज कंडीशन फॉर व्हेन वर्क इज 0 वर्क। कंडीशन फॉर 0 वर्क अगर डिफाइन आ जाती है, व्हेन वर्क इज 0 या व्हाट इज 0 वर्क, व्हेन एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड द वैल्यू फॉर वर्क इज 0, दिस इज कॉल्ड 0 वर्क। सिंपल, वर्क की वैल्यू जब भी 0 आ जाएगी और आएगी कब, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन कॉल इट 0 वर्क। थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, if theta equal to 180 degree relation, then cos theta equal to cos 180 equal to it is -1। cos 180 इसकी वैल्यू होती है -1। कुछ वैल्यूज़ हैं ये तो रिमेंबर रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट की जाएगी f इंटू एस cos 180 एंड इट विल बी -f इंटू एस। नाउ हेयर इज नेगेटिव f इंटू एस, तो वर्क ही है नेगेटिव वर्क, तो इसको लिखा जाएगा नेगेटिव वर्क। What is negative work? When force applied on a body and body get displaced in the opposite direction 180 डिग्री, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया बॉडी उससे अपोजिट डायरेक्शन में उतने स्ट्रेट ही रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे ही रहेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन होगी। 180 डिग्री तो यही होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thank you very much.